हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ अवर सेक्शन सी, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करना शुरू करेंगे आज से। तो सेक्शन सी में हमारे पास जो आपका चैप्टर रहेगा दैट विल बी योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है दैट इज़ योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमने सेक्शन बी के अंदर जो है मैंने आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करवाई थी आपको। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसकी कुछ एक ड्रॉबैक्स रही थी, कुछ एक लिमिटेशंस रही थी हमारे पास। तो उसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई थी दैट इज़ अवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज इस पूरे लेक्चर के अंदर जो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है हमारे पास, क्या इसके मेन पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ये इस सेक्शन को आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है आपके पास बन के आते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास ये वाला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहीं से आप बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सीखोगे। नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आपके पास हमारे पास कलर्स किस तरह से हमारे पास अराइज करते हैं सिस्टम्स के अंदर। देन आप एनर्जी निकालोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो समटाइम्स उसके क्वेश्चन जो हैं आपके पास एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसको आप स्टडी करोगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट फ्रॉम योर आईआईटी जैम, बट जब आप मास्टर्स में जाओगे तो वहाँ पे भी आप जो आपकी डी डिस्टॉर्शन है दैट इज़ योर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसको आप मास्टर्स में भी वहाँ पे जाके पढ़ोगे। और साथ में इसका जो है आपका क्वेश्चंस बनता है जब आप एमएससी करोगे वहाँ पे नेट के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वहाँ पे भी आपका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपके पास ये। तो इस थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं आपके पास जो हमारी प्रीवियस थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास तीन थ्योरीज हैं दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, एंड हमारी जो थर्ड थ्योरी है दैट इज़ योर लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ इस लेक्चर के अंदर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे दैट इज़ अवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए, अब अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम थ्योरी वो क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी प्रीवियस हमारे पास जो कोई थ्योरी थी वो क्यों फेल हुई, क्यों हमें नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, कहाँ पे जो है आपके पास कुछ ड्रॉबैक्स रही थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपके पास पुराने साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे, जो फर्दर किसी ने आके मॉडिफाई किया जहाँ से उसने एक नई थ्योरी जो है वो आपके पास बना के दी। और उस थ्योरी का पढ़ने का आपका मेन पर्पस रहेगा कि ये जो थ्योरी है इसको आप किस तरह से अप्लाई करोगे, इसके यूजेस क्या है, किस तरह से आपके पास ये हेल्प करेगी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये सब चीज़ें जो है जब भी आप कोई थ्योरी पढ़े तो आप सभी का पहले ही आपका माइंड जो है इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि हम कोई भी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है क्या। ठीक है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों हम उसको पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद उसका जो है बेनिफिट हमारे लिए क्या रहेगा। ठीक है, कहाँ पे हम उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसको अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू में जाएंगे। जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी उसके बारे में आपके पास मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको ध्यान में हो, वहाँ से हमने बॉन्डिंग जो थी आपके पास कॉम्प्लेक्सिस के अंदर, ठीक है, उसको हमने वहाँ से स्टडी किया था कि आपके पास किस तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिस होते हैं उनमें किस तरह से आपके पास जो है वो बॉन्डिंग रहती है। ठीक है, हमने वहाँ से आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो थी उनको फाइंड आउट किया था और हमने देखा था कि आपके पास किस तरह से कम्प्लेक्सिस जो होते हैं वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं हमारे पास। लेकिन जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना वो आपके पास फेल हो गई थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान में हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके पास फेल हो गई थी। और वो फेल कब हुई थी आपके पास, उस थ्योरी ने आपके पास क्या क्या उसके फेलियर्स थे। तो सबसे बड़ा जो पहला फेलियर था उस थ्योरी का वो ये रहा था कि हमारे पास जो नेचर है लिगेंड्स का, ठीक है, उसके बारे में वो थ्योरी नहीं बता पाई थी। ठीक है, तो पहला जो सबसे बड़ा फेलियर आया हमारे पास दैट इज़ योर नेचर ऑफ लिगेंड्स। उसके बारे में हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई थी। इसके लिए हमें एक नई थ्योरी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये थ्योरी जो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कलर आपके पास क्यों आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। स्पेक्ट्रा हमारे पास किस तरह से रहता है उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, जो भी इफेक्ट रहता है टेम्परेचर का ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़,
उसके बारे में हमारे पास ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। एंड सबसे बड़ा एक और जो इसकी ड्रॉबैक रही थी कि कुछ कम्प्लेक्सीज हमारे पास हाई स्पिन होते हैं और कुछ कम्प्लेक्सीज हमारे लो स्पिन होते हैं, ठीक है। और कम्प्लेक्सीज हमारे स्टेबल क्यों होते हैं, तो ये कुछ एक हमारे ड्रॉबैक्स रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेके, जिसको हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को देखते ही हमें एक नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी थी। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमारे पास हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज़ योर बैथे एंड वैन ब्लैक, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, इन दोनों ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम जो है आपके पास यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ना, ये सबसे पहले जो है ओरिजिनली ये थ्योरी जो है आपके पास आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर अप्लाई की गई थी, ठीक है। ये जो थ्योरी है ओरिजिनली हमारे पास ये आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पे अप्लाई की थी, इसीलिए इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसकी क्या क्या मेन अजम्पशंस हैं हमारे पास, ठीक है। सो लेट अस स्टडी कि ये थ्योरी किन अजम्पशन के ऊपर जो है ये बेस्ड है, दैट इज अजम्पशंस आर बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो पहला जो पहली अजम्पशंस है रिगार्डिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो ये बोलती है हमारे पास कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन होंगे, दे आर सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, जिनके अंदर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि ट्रांजिशन मेटल आयन जो है दे आर सराउंडेड बाय द लिगेंड्स, जिनके अंदर जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो आपको सभी को पता ही है। अब जो हमारी सेकेंड अजम्पशंस है, ठीक है, जो हमारी सेकंड एजम्पशन है दैट इज़ हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो लीगेंड्स होंगे, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ लीगेंड्स, ठीक है, उनको हम पॉइंट चार्जेस जो हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारी सेकंड एजम्पशन है दैट इज़ ऑल टाइप ऑफ लीगेंड्स, ठीक है, जो हमारे लीगेंड्स होंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर उनको हम क्या रिगार्ड कर देंगे, हम यहाँ पे उनको पॉइंट चार्जेस जो है मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल टाइप ऑफ लीगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस। अब देखिए लीगेंड जो है ना हमारे, दे कैन बी आइदर आयनिक, या तो वो आयनिक होंगे या फिर हमारे न्यूट्रल होंगे, ठीक है। कटायन तो हो नहीं सकते हैं लीगेंड्स हमारे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था लीगेंड हमारे लुईस बेसिस होते हैं। तो लुईस बेसिस वो होंगे जिनके पास आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो वो डेफिनेटली कटायंस के पास तो होंगे नहीं, तो या तो वो आयनिक होंगे, ठीक है, मतलब एनायंस होंगे, ठीक है। तो एनायंस होंगे हमारे पास या फिर आपके पास न्यूट्रल होंगे। तो आयनिक में हमारे पास कौन कैसे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर आपके हैलाइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके अलावा हमारे पास साइनाइड आयन्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास आयनिक जो होते हैं आपके पास लिगेंड्स होंगे। और न्यूट्रल कौन होंगे, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लाइक वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे जो है आपके पास कैसे हैं, दीज आर योर न्यूट्रल लिगेंड्स। तो इन सभी को हमने क्या मान के चलना है, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये थ्योरी बोलती है कि जैसे भी आपके लीगेंड हो, ठीक है, तो जैसे हमारे आयनिक लीगेंड्स होंगे, ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, या फिर सिंपली हम इनको क्या बोल सकते हैं, आपके पॉइंट चार्जेस, ठीक है। और न्यूट्रल जो होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं ये भी हमारे पास कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। या फिर हम इनको बोल सकते हैं दे आर कॉल्ड एज योर पॉइंट डाइपोल्स, इनको हम पॉइंट डाइपोल्स भी बोल सकते हैं। देखो अगर आपका आयनिक है तो डेफिनेटली इसके ऊपर तो चार्ज है, लेकिन अगर आपका न्यूट्रल होगा ना आपके पास कोई लिगेंड, ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड के अंदर क्या होगा कि जो डाइपोल का नेगेटिव एंड होगा ना, ठीक है, जो भी आपका डाइपोल का नेगेटिव एंड होगा वो मेटल की तरफ जो है वो आपके पास ओरिएंटेट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब डाइपोल का हमारा नेगेटिव एंड कहाँ पे ओरिएंटेट होगा, टुवार्ड्स अ मेटल एटम। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर, जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया आप सभी को पता ही है, हमारे पास अमोनिया कैसा होता है, नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से ही होता है हमारा अमोनिया, ठीक है। और एक लोन पेयर होता है इसके पास। तो हमारे पास नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर जो है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एक डाइपोल जो है आपके पास इंड्यूस हो जाएगी। तो ये डाइपोल जो होगी इसका जो नेगेटिव एंड होगा, नेगेटिव एंड मतलब क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, वो कहाँ पे ओरिएंटेट हो जाएगा, इट विल बी ओरिएंटेड टुवार्ड्स द मेटल, मतलब मेटल की तरफ को ये नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं होंगे हमारे, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है, ठीक है, कि जो हमारे लिगेंड्स होंगे उनको हम पॉइंट चार्जेस बोलेंगे, और अगर लिगेंड आपका न्यूट्रल होगा ना तो हमारे पास जो उसका नेगेटिव एंड होगा डाइपोल का वो मेटल की तरफ को हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जैसे आपका दूसरा एग्जांपल है वाटर,
ठीक है। तो मान लो जैसे आपके पास वाटर है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, वाटर जैसे आपका पोलर मोलिक्यूल है, तो आपके पास ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास मेटल की तरफ को ओरिएंटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो नेगेटिव एंड होगा हमारे पास डाइपोल का, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मेटल, ठीक है। जो नेगेटिव एंड होगा हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स, किसकी तरफ को होगा डायरेक्ट, वो आपके पास दैट इज़ योर मेटल आयन। और कैसे लिगेंड आपके, ठीक है, ये न्यूट्रल वालों के लिए है, आयन के पास तो ऑलरेडी चार्ज है पहले से ही, ठीक है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये तो पता ही आपको, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास आपके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अब देखो थर्ड पॉइंट आया हमारे पास इंटरेक्शन का, ठीक है, कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जो इंटरेक्शन है मेटल और जो हमारे पास लिगेंड्स होंगे उनके बीच की। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में, वो आपके पास क्या होती है, प्योरली कोवैलेंट होती थी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऐसा बोला। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसा नहीं बोलती है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि हमारे पास जो मेटल आयंस होंगे और लिगेंड जो होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवैलेंट नहीं होगा, ठीक है। देयर इज़ नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही ऑर्बिटल्स की, ठीक है। वो तो आपको यही से क्लियर होगा कि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स बॉन्ड हमारा जो है वो कोवैलेंट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड जो बनेगा दैट विल बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब 100% आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। दैट इज़ जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि जो मैटर और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है वो कोवैलेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है हमारे पास ऑर्बिटल्स की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनेगा, दैट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, मतलब बॉन्ड आपका 100% आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोल रही है, जो मेटल आयन है और जो लिगेंड है उनके बीच में जो बॉन्ड बनने जा रहा है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो आप सभी को पता है आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी बोलती है कि ये बॉन्ड आयनिक है इंस्टेड ऑफ दी कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इन कम्प्लेक्सीज के अंदर अब ना 2 तरह की हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आएंगी, ठीक है। तो कितनी फोर्सेज आएंगी हमारे पास, 2 तरह की, कौन कौन सी, जो पहली हमारे पास फोर्स होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी हमारे पास, दैट विल बी योर अट्रैक्शन। सबसे पहली हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन। तो देखो अट्रैक्शन किसके बीच में होगी हमारे पास, डेफिनेटली मेटल आयन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, लिगेंड हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, दे आर बिहेविंग एज योर पॉइंट चार्जेस, तो डेफिनेटली हमारे पास मेटल कटायन और लिगेंड्स के बीच में हमारे पास अट्रैक्शन होगी। दैट इज़ जो हमारे पास अट्रैक्शन होगी मेटल आयन की, ठीक है, विद दैट ऑफ, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो या फिर हमारे पास नेगेटिव एंड हो हमारे पास किसका, डाइपोल का, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास अट्रैक्शन होगी मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। अब सेकंड थिंग है हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन, ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे किस तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो वो होगी हमारे पास रिपल्शंस। तो देखो अट्रैक्शन तो मान ली कि मेटल और लिगेंड के बीच में हो रही है, लेकिन रिपल्शन कहाँ पे होगी हमारे पास, ठीक है। तो जो सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास यहाँ पे फोर्स जो ऑपरेट होगी दैट इज़ योर रिपल्शन। तो रिपल्शन देखो हमारे पास किसके बीच में होगी, देखो हमारे पास क्या है, रिपल्शन बिटवीन जो आपके लिगेंड्स हैं ना, दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लोन पेयर उनके पास, लिगेंड यही होती है हमारे पास, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब उनके बीच में रिपल्शंस होंगी, किसके साथ वो रिपेल करेंगे, तो जो रिपल्शन होगी हमारे पास लिगेंड्स की, देखो अब मेटल आयन है ना, बेशक चार्ज तो आ गया इसके पास, तो अट्रैक्शन तो हो गई, लेकिन मेटल में हमारे पास डी सबशेल और वहाँ पे हमारे पास इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब लिगेंड जो होंगे वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना लिगेंड के, वो उन डी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो है वो आपके पास है, जब उनके उनके आपस में जो है आपस में इंट्रैक्शन होगी तो वहाँ से जो है इनके बीच में रिपल्शन जो है वो अराइज कर जाएगी। तो ठीक है, तो रिपल्शन हो रही है हमारे पास जो लिगेंड्स के लोन पेयर होंगे उनके साथ, विद दैट ऑफ किसके साथ, लिगेंड्स के लोन पेयर और जो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में, और रिपल्शन
लिगेंड के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी मेटल के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ में, ठीक है। मेटल के जो ऑर्बिटल्स है ना डी वाले, उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन हो रही है लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उसके बाद हमारे पास और रिपल्शंस भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास लिगेंड जो है, आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक होते हैं, 6 लिगेंड वो अप्रोच करते हैं, तो लिगेंड के बीच में रिपल्शंस भी होंगी। उसके अलावा हमारे पास मेटल कटायन जो न्यूक्लियाई होंगे वहाँ पे भी आपके पास जो है वो रिपल्शंस होगी न्यूक्लियाई ऑफ मेटल कटायन और लिगेंड्स के बीच में, लेकिन वो रिपल्शन जो है वो स्मॉलर एक्सटेंट तक होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे वो ऑपरेटिव होंगी उनके बारे में मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलो ये तो हो गई हमारे पास पहले 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें पहला तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि लीगेंड पॉइंट चार्जेस हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ गया कि बॉन्ड जो है आपके पास प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, 100% आयनिक बॉन्ड। अब ना आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस थ्योरी का, दैट इज़ योर फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो देखो आपका चौथा पॉइंट जो है आपके पास, ये जो आपका पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके लिगेंड्स होंगे ना, ठीक है, वो मेटल आयन को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मेटल को घेरेंगे वो, ठीक है, उसको अप्रोच करेंगे। तो जब लिगेंड जो है आपके पास मेटल आयन को सराउंड करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक वो फील्ड जनरेट कर देते हैं। और वो जो फील्ड होती है ना, वो आपकी वो जो फील्ड जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन जो आपके होते हैं, ठीक है, उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन्फ्लुएंसेस द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। अब जो लिगेंड होंगे ना हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा जो मेटल आयन को जो है वो घेर के बैठे हुए हैं, वो जो है आपके पास एक फील्ड जनरेट कर देते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास, ये किसको इन्फ्लुएंस करेगी, जो एनर्जीज है हमारे पास मेटल के डी ऑर्बिटल्स की, उसको हमारे पास ये इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और ये जो है आपके पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ठीक है। यहीं से आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी की सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले जो लिगेंड है वो मेटल को जो है आपके जब उसको सराउंड करते हैं तो उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होगी जो कि आपके पास किसको अफेक्ट करेगी, मेटल के डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है, उनकी एनर्जीज को आपके पास इन्फ्लुएंस कर देगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास लिगेंड की जो फील्ड है वो किस तरह से मेटल की एनर्जीज को अफेक्ट करती है, ठीक है, वहाँ से किस तरह से हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो बन के आती है। तो देखिए मान लो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक मेटल आयन है, ठीक है, जो मेरा पांचवा पॉइंट है, सपोज मेरे पास कोई एक फ्री फ्री मेटल आयन है, दिस इज़ योर फ्री मेटल आयन, ठीक है। फ्री मेटल आयन का मतलब ये है कि आपके पास अकेला मेटल आयन है, कोई लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास जो आपका डी ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो होता है उसके लिए एल की वैल्यू होती है आपके पास 2, दैट इज जो हमारा एजमेथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है 2। और हमारे पास जो आपके पास एम एल की वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज़ +-2, दैट इज़ 2 से लेके हमारे पास +2 से लेके -2 तक, दैट इज़ +2 +1 0 -1 -2। तो ये हमारे पास 5 जो है उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती है जिसकी वजह से हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स जो है आपके बन के आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है डी के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। तो जब मेटल आयन जो है आपके पास बिल्कुल फ्री है, कोई हमारे पास लिगेंड नहीं है, दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल की जो मैंने जैसे आपके इस पॉइंट में बोला कि एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल्स की वो इन्फ्लुएंस होगी जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो जब फ्री मेटल आयन है, कोई फील्ड नहीं है हमारे पास, तो मतलब क्या हुआ, ये जो डी ऑर्बिटल्स है हमारे पास, इनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं ना डी के, इन सब की एनर्जी सब कैसी हुई, एक जैसी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुई, कोई लिगेंड नहीं है, कोई फील्ड जनरेट नहीं हुई, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है इनकी एनर्जी एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो इन डी ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, जब सभी की उनकी एनर्जी जो है बराबर रहती है उसको हम बोलते हैं आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हम, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं हमारे पास, ये ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है, विच हैव सेम एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। मतलब अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, डी जनरेट।
ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी यही चीज़ आने वाली है आपके पास, ठीक है, डीजेनरेसी वहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो अगर हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हुए? 5, ठीक है। किसी भी एक ऑर्बिटल की एनर्जी ऐसी नहीं होगी कम ज़्यादा होगी, सभी के सभी की एनर्जी यहाँ पे बराबर है। लेकिन कब? जब हमारे पास मेटल कैसा है? फ्री है, मतलब कोई भी हमारे पास लिगेंड नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि मैं मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहा हूँ। इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो है, मेटल के अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इन 5 डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहा हूँ। तो जब एनर्जी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसी के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा आउपा प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी जो है आपके पास कम होगी। तो यहाँ तो पांचों की एनर्जी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है विद इक्वल ईज, ठीक है। इक्वल ईज है उसकी किसी भी ऑर्बिटल में जाने की, ठीक है। लेकिन अब आएगा आपके पास कंसेप्ट ऑफ लीकेट्स। अब आ रहे हैं हमारे पास यहाँ लीकेट। ये तो था आपका फ्री मेटल आयन, ठीक है। तो फ्री मेटल आयन तो रहेगा नहीं, ठीक है। हम तो लीगेंड्स को स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो लीगेंड ने तो अप्रोच करना ही करना है मेटल को, ठीक है। तभी आपके पास कम्प्लेक्स बनेगा, जब लीगेंड कंबाइन करेगा मेटल के साथ तभी तो आपके पास कम्प्लेक्स बन के आएगा। अब जब आपका लीगेंड आ गया तो लीगेंड आया तो आपका चौथा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट क्या है? जैसे ही लीगेंड आपके पास मेटल को सराउंड करेगा हमारे पास एक फील्ड जनरेट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या करेगी? मेटल की जो आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी को वो इन्फ्लुएंस्ड कर देगी। अब मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी जो है मेटल्स की वो इन्फ्लुएंस होने जा रही है, ठीक है। इन्फ्लुएंस होने जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ की ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। यहाँ तो मैंने बोला कि एनर्जी बिल्कुल बराबर है तो वो डी जनरेट है। लेकिन जब लीगेंड आ गए तो आपके पास क्या हुआ? फील्ड जनरेट हुई। अब एनर्जीज जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ? अब एनर्जी इक्वल नहीं रहने वाली है, कम ज़्यादा होने वाली है पांचों की। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? तो ये जो ऑर्बिटल है वो डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे। कब नहीं रहेंगे? जब आपका लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को। तो आप बोल सकते हैं कि जब मेरे पास कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, वेन एवर अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, हमारे पास जब कम्प्लेक्स बनेगा तो जो डी जनरेसी है मेरे पास ऑर्बिटल्स की, दिस इज डिस्ट्रॉयड, ये ख़त्म हो जाएगी आपके पास, ठीक है। जो डी जनरेसी है इन डी ऑर्बिटल्स की वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। और वो जनरेट कौन कर रहा है? वो जनरेट कर रहे हैं हमारे लीगेंड्स। और जो फील्ड जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड की वजह से हमारे पास ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी डी जनरेसी ख़त्म हो जाएगी। पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स जो है अब इक्वल एनर्जी के नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हमने स्टडी क्या करना है? किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, अब हमें ये भी स्टडी करना पड़ेगा। और साथ में हमें ये भी स्टडी करना है कि जब लीगेंड ने मेटल को अप्रोच किया तो वो एनर्जी जो है आपके पास किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हुई, ठीक है। जब लीगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल को तो हमने बोल दिया कि फील्ड तो जनरेट होगी, लेकिन वो एनर्जी इन्फ्लुएंस्ड हुई क्यों, कैसे हुई, ठीक है। तो हमने ये चीज़ स्टडी करनी है। अब तो देखो, तो जब हमारा लीगेंड अप्रोच करेगा मेटल को, ठीक है, लीगेंड आ गया मेटल के पास, उसने अप्रोच कर दिया हमारे पास लीगेंड ने। अब लीगेंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लीगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो मतलब क्या है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या होगी? रिपल्शंस। जो मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है, कि रिपल्शंस होगी लिगेंड के लोन पेयर्स में, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर इनके बीच में रिपल्शंस होगी, ठीक है। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को हमारे पास ये रिपल्शन आना स्टार्ट हो गई है। तो जब रिपल्शन होती है तो रिपल्शन होने से क्या होता है? हमारे पास एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। रिपल्शन होगी तो हमारे पास एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्री मेटल आयन है हमारे पास, इसके हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल्स थे, जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो हमारे पास एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिपल्शन होना स्टार्ट हो गई है लिगेंड के, और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी विद दैट ऑफ जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में। तो इन दोनों की रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो पहले हमारी एनर्जी थी अब हमारी नई एनर्जी उससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है, इसको दिमाग में बिठा लो। जब हमारे पास जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शंस मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ में होगी, तो ऑलरेडी जो हमारी एनर्जी है ना डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि वो डी जनरेट है, सभी के सभी की एनर्जी बराबर है, ठीक है। अब वो जो है आपके पास ख़त्म होगी और एनर्जी हमारी बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है, तो रिपल्शन के साथ हमारे पास क्या होगा? जो एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल्स की अब वो बढ़ जाएगी हमारे पास।
अब देखो हमारे पास होता क्या है, अगर मैं बोल लूँ कि मेरे सारे के सारे लिगेंड जो है ना वो मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये मेटल एटम है, ठीक है। चलो मैंने ये आपके पास जो है एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको यहाँ से, कि मान लो मेरे पास, हम ऑक्टेटल कम्प्लेक्स लेके चलेंगे, तो चलो ये आपके पास मैंने छः यहाँ पे आपके पास इस तरह से मैंने आपके ऑक्टेटल कम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, लिगेंड जो है, मान लो अगर आपके सारे के सारे लिगेंड जो है ना मेटल को जब अप्रोच कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस से कर रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो लिगेंड होगा, यहाँ पे जो लिगेंड है, ये लिगेंड है, सभी की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट भी आपने समझना है कि अगर हमारे सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं जब वो मेटल को अप्रोच करेंगे, अगर वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, लिगेंड बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है मेटल से, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, तो जो लिगेंड हमारे अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं किससे, जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल्स है ना उनसे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हमारे लिगेंड जब वो मेटल को अप्रोच करेंगे, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं मेटल के डी ऑर्बिटल से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी जो आपके पास बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है, जो आपके पास रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन हमारे पास बराबर होगी पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, जो अभी हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं उन सब से वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। दैट मीन्स सभी की एनर्जी जो है हमारे पास बराबर बराबर ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑर्बिटल के पास जो है मेटल के डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड क्लोजर आ गया है, कहीं किसी के पास दूर है, ठीक है, सभी से जो है वो बराबर डिस्टेंस के ऊपर है, जिसकी वजह से आपके पास रिपल्शन बराबर होगी। अगर रिपल्शन बराबर होगी हमारे पास, तो एनर्जी भी हमारे पास बराबर ही बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हुआ, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरे लिगेंड जो हैं सारे के सारे जब वो मेटल को अप्रोच करेंगे, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं मेटल के डी ऑर्बिटल से, ठीक है। चलो आपको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, ठीक है, कि अगर लिगेंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे मेटल के डी ऑर्बिटल से, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो रिपल्शन होगी हमारे पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बीच में, वो बिल्कुल बराबर रहेगी। तो इसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी होगी हर एक ऑर्बिटल्स की, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास सेम अमाउंट से बढ़ेगी। तो अगर एनर्जी सेम अमाउंट से बढ़ेगी, इसका मतलब क्या, एनर्जी अब डिफर नहीं हो रही, अभी भी एनर्जी अभी भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ऑर्बिटल अभी भी कैसे रहे, डी जनरेट रहे, ठीक है, हमारे ऑर्बिटल अभी भी कैसे रहे, डी जनरेट रहे। लेकिन पर साथ में क्या होगा, अब उनकी एनर्जी जो है वो आपके पास ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लो ये है आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, मैंने कहा ये आपके पास मेटल आयन है, कैसा है वो, फ्री है, दिस इज़ फ्री मेटल आयन, कोई लिगेंड नहीं था, ठीक है। पांचों की एनर्जी कैसी है, बिल्कुल बराबर है। जैसे ही लिगेंड आया, ठीक है, लिगेंड आया, फील्ड जनरेट होगी हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा फील्ड जनरेट हुई, लेकिन लिगेंड क्या कर रहा है, वो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस से जो है आपके पास अप्रोच कर रहा है मेटल को। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्शन होगी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो इससे रिपल्शन से हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन एनर्जी बढ़ी, यहाँ पे एनर्जी ये है, अब यहाँ पे एनर्जी हमारी ये आ गई, मान लो, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ी, लेकिन पांचों की अभी भी एनर्जी जो है कैसी है, वो बराबर रही, अभी तक एनर्जी जो है वो डिफर नहीं हुई अभी भी, ठीक है। ये पांचों की एनर्जी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि लिगेंड्स इक्वल डिस्टेंस पर है मेटल से, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल अभी भी कैसे हैं, डी जनरेट है। लेकिन अब सभी को पता ही है, अब हमारे जो डी ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑर्बिटल्स जो है हमारे बड़े गुस्ताख से हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है जो ऑर्बिटल्स हैं ना, इनके अपने अपने पंगे हैं, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल जो है वो उसकी, अब हमारे पास इनमें जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, इन सभी की जो है वो शेप्स अलग अलग है, अब सभी एक जैसे तो है नहीं, ठीक है। अब कुछ की लोब्स जो है वो एक्सिस के लॉन्ग होती है, कुछ की लोब्स जो है हमारे पास इन बिटवीन दी प्लेन्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको जो है पहले डी ऑर्बिटल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, इनकी शेप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप्स यहाँ पे बना के दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और जो है जल्दी से समझ में आए, ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता ही है, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हमारे 2 डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस होती हैं। तो वो कौन से होते हैं, एक हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और एक आपका डी जेड स्क्वायर होता है। तो दैट इज़, ठीक है, ये मैं 3D शेप्स बना रहा हूँ इनकी, ठीक है। आपकी जो आप अगर आप लोगों ने 2D शेप्स बनाई हुई है तो वो भूल जाओ,
ठीक है, आपको 3D शेप्स आनी चाहिए ऑर्बिटल्स की बनाने के लिए। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, इसकी लोब्स कहाँ होती हैं? अलोंग दी जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है और इसके बीच में आपके पास एक इस तरह से एक रिंग होती है। ठीक है, तो ये वो हमारा डी जेड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट है आपके पास जो सेकंड ऑर्बिटल होता है हमारे पास अलोंग द एक्सिस, दैट इज़ योर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें क्या होता है? हमारी लॉब्स जो होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरह से वाई के लॉन्ग और इस तरह से हमारे पास एक्स के लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो ये दो ऑर्बिटल होते हैं ऐसे जिनकी लॉब्स अलोंग द एक्सिस होती हैं। कहाँ होती हैं? अलोंग द एक्सिस। अब बच गए हमारे तीन जो हमारे बचे उनकी लॉब्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? प्लेन्स के बीच में। तो जैसे मान लो दिस इज़ योर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सपोज मैं यहाँ डी एक्स वाई ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ठीक है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल मतलब इनकी लोब्स कहाँ होगी? प्लेन्स में होती है इनकी लोब्स। ठीक है, तो बहुत इजी शेप है इनकी बनाने के लिए। ठीक है, एक्स और वाई को ज्वाइन कर दो आपस में। ठीक है, एक्स और वाई को ज्वाइन कर दो, एक प्लेन बन जाएगा आपका। ठीक है, और लोब्स कहाँ बनानी है? ये जो प्लेन बना ना, इस प्लेन में बनानी है इस तरह से। तो ये एक्स और वाई के बीच में पहली, ठीक है, इसकी अल्टरनेटिव ये वाली। ठीक है, और बाकी देखो ये प्लेन है ना आपके पास एक्स और वाई वाला, और बाकी सारा का सारा इसी प्लेन में इस तरह से। ठीक है, बहुत इजी शेप से बनाने के लिए। ठीक है, खुद से ट्राई करो। अब हमारा जो सेकंड वाला है दैट इज़ योर डी वाई जेड। सेकेंड है हमारे पास डी वाई जेड। ठीक है, दिस इज़ योर एक्स। तो क्या करना है? पहले वाई और जेड को मिलाओ, सबसे पहले मिला लिया। ठीक है, अब इस तरह से लाइन लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है आपने? जो वाई और जेड में स्पेस खाली है यहाँ पे एक आपकी लोब आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और दूसरी भी इसी तरफ को हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो जगह बच गई यहाँ पे हमारी अदर लोब्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? अब बचा हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, लास्ट होता है डी जेड एक्स। सो दिस इज़ योर वाई और ये एक्स और ये जेड। ये तो सबसे इजी होता है बनाना। ठीक है, इसमें आपको पता है जेड और एक्स मिलाने हैं हमने ऐसे इस तरह से। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा ही बन जाता है आपके पास। तो एक लोब हमारी इस तरह से आती है। ठीक है, ये तो सबसे इजी होता है बनाने के लिए आपका। ठीक है, तो ये है हमारे पास शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये जो तीन ऑर्बिटल्स के सेट है ना, डी एक्स वाई डी जेड एक्स, इनकी लोब्स कहाँ होती हैं हमारे पास? इनकी लोब्स होती हैं हमारे पास, इनकी जो लोब होती है दे लाई इन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस। इनकी जो लोब्स होती है ना हमारे पास इन ऑर्बिटल्स की, दे लाई इन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज अलोंग द प्लेन्स। ठीक है, दैट इज, या फिर आप बोल सकते हैं प्लेन्स में होती है हमारे पास। ठीक है, अलोंग द प्लेन्स मतलब इससे बेटर है कि मैं इन द प्लेन्स लिखूँ यहाँ पे। इनकी जो लॉब्स होती हैं वो प्लेन्स में होती हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया किस तरह से हम इनकी शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास। कुछ ऑर्बिटल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी लोब्स जो है एक्सिस के अलोंग को है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो जब हमारा लीगेंड आएगा, अगर लीगेंड एक्सिस के अलोंग आता है तो उसकी इंटरेक्शन जो होगी, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस है उनके साथ अलग होगी, और जो आपके पास ऑर्बिटल्स जो हैं बिटवीन द एक्सिस है उनके साथ हमारे पास अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास लीगेंड्स की इंटरेक्शन जो है वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ एक जैसी नहीं है, अलग अलग इंटरेक्शंस है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये हमारे पास एक मेटल आयन है। ठीक है, सपोज दिस इज मेटल आयन। यहाँ से आपका लीगेंड अप्रोच कर रहा है एक्सिस के लॉन्ग से, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के लॉन्ग होंगे, ठीक है, उनमें रिपल्शंस होगी आपके पास ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिपल्शंस हो रही है लीगेंड और आपके पास ऑर्बिटल्स के बीच में, मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, और आपके पास जो ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस हैं उनमें रिपल्शन आपको कम फील होगी। क्यों फील होगी? क्योंकि वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट जो है लीगेंड अप्रोच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो लीगेंड्स की रिपल्शंस होंगी मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ वो अलग अलग हो रही हैं। ठीक है, अगर सीधा आपके पास ऑर्बिटल जो है लॉन्ग द एक्सिस है वहाँ पे रिपल्शन अलग होगी, अगर बिटवीन द एक्सिस है आपके पास तो उसकी रिपल्शन जो है वो अलग फील होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास ऑर्बिटल्स जो है वो अलग अलग सेट के अंदर अब टूटेंगे, मतलब उनकी एनर्जी जो है वो अलग अलग हो जाएगी अब हमारे पास।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब लीगेंड से इंटरेक्शन ही हमें अलग अलग मिल रही है तो मतलब एनर्जी अलग अलग ही बढ़ के आएगी, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो जो ऑर्बिटल्स हमारे पास लीगेंड्स की डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा लीगेंड आ रहा है, अगर कोई यहाँ पे ऑर्बिटल्स है लीगेंड के बिल्कुल जैसे लीगेंड आ रहा है, अगर वहाँ पे उसको अगर कोई ऑर्बिटल्स आपका आ गया मेटल का जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लीगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच के इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन हो जाएगी, तो उसका मतलब वहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर लीगेंड जो आपसे अप्रोच कर रहा है मेटल को, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर आपके पास मेटल का ऑर्बिटल्स जो है वो डायरेक्ट वहीं पे आ गया, तो रिपल्शन हमारे पास और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑर्बिटल्स विच लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द लीगेंड, ठीक है, ऑर्बिटल्स विच लाइज, जो ऑर्बिटल विच लाइज इन द डायरेक्शन, द ऑर्बिटल विच लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द लीगेंड, जो लीगेंड की डायरेक्शन में आपके पास जो है वो लाई करेंगे, उनके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा रिपल्शंस होंगी, ठीक है। ऑर्बिटल्स लाइज ऑर्बिटल्स विच लाई इन द डायरेक्शन ऑफ लीगेंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, द एक्सपीरियंसेस ग्रेटर, क्या होगी वहाँ पे, अट्रैक्शन तो होगी नहीं, ठीक है, दे विल एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्शंस, ठीक है, रिपल्शंस वहाँ पे उनको ज़्यादा मिलेगी और उनकी एनर्जी जो होगी दे विल बी रेज टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, इससे उनकी एनर्जी जो होगी, एनर्जीज रेज टू ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। तो अगर लीगेंड जो है वो आपके पास, अगर हमारा ऑर्बिटल जो है मेटल का अगर लीगेंड के पाथ में आ गया, डायरेक्ट पाथ के अंदर आ गया, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीगेंड से जो है वो आपके पास डायरेक्ट पाथ में नहीं आते हैं, ठीक है, अगर हमारे ऑर्बिटल जो है जहाँ से लीगेंड अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसके परे हैं जाके, तो आपके पास जो है वो रिपल्शन जो है वो उसको कम मिलेंगी, तो उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास कम बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास हो क्या रहा है, इसी में आपकी मैं जो मेन सबसे बड़ी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो यहीं पे आपको सारी क्लियर हो जाएगी। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लीगेंड, ठीक है, मैंने आपको कहा लीगेंड अप्रोच करेंगे मेटल को, फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगी, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लीगेंड की, वो आपके पास जो एनर्जी है हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स की, उसको स्प्लिट कर देगी, ठीक है, उसको स्प्लिट अप कर देगी हमारे पास, उसको ख़त्म कर देगी, ख़त्म सॉरी मतलब उसको अलग अलग कर देगी अब हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कन्वर्जन होती है ना, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास मेटल के जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट सेट्स के अंदर जो है वो स्प्लिट होंगे, जहाँ पे उनकी एनर्जीज जो है वो अलग अलग होगी, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ जनरेटेड बाय द लीगेंड। इसको ही हम आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, और यही कंसेप्ट जो है आपके पास, यही आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिस है। तो यहाँ पे मैंने आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो है डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। तो है क्या, आपके जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ध्यान में रखना ये जो 5 यहाँ पे जो आपके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं ना, इनकी बात हो रही है, जिनकी एनर्जी बढ़ गई फ्री मेटल आयन से। जब लीगेंड ने अप्रोच किया, मैंने कहा जब सभी बराबर अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी आपकी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, इन्हीं ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो है मेटल आयन के, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू दी डिफरेंट सेट्स, अलग अलग सेट बन रहे हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स के, ठीक है, जिनकी एनर्जीज हमारे पास कैसी हैं, डिफरेंट है, ठीक है। और ये हो कब रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लीगेंड। इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, और यही हमारे पास जो है वो इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, और यही हमारे पास जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन बेसिस है। अब बाकी जो है, अब देखो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, देखो ये वाले जो दो ऑर्बिटल है ना, ये बिल्कुल एक्सिस के अलोंग है, तो मतलब इनमें जब भी लीगेंड अप्रोच करेगा इन दोनों में एक जैसे ही बिहेवियर आएगा, ठीक है। जैसे लीगेंड अप्रोच करेगा, क्योंकि इनकी लोब्स जो है वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, तो जब लीगेंड इनकी ओर अप्रोच करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इनके अंदर रिपल्शन जो जैसी भी होंगी वो एक जैसी होंगी, ठीक है। और ये वाले 3 जो है हमारे पास, इनकी लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन दी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए जो आपके पास रिपल्शंस होगी वो एक जैसी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके 2 सेट बन के आएंगे, एक में आपके पास ये 2 होंगे, एक में ये 3 होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी आपके पास मेटल आयन जो है
जो भी हमारे पास लीगेंड जब उसको अप्रोच करेगा तो दो साइड में हमारे पास जो ये 5 ऑर्बिटल टूटेंगे, एक दो ये वाले होंगे और एक में ये 3 होंगे आपके पास, ठीक है। तो इसके बारे में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड कम्प्लेक्सेस लेके चलेंगे, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इस तरह से ये टूटते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में कुछ एक पॉइंट बचे हुए हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। तो मेरा जो लास्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, देखो अब डिफरेंट लीगेंड्स होते हैं, ठीक है। अब लीगेंड जब भी अप्रोच करेंगे मेटल को तो उनकी अपनी अपनी फील्ड होती है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेंगे, कुछ कम फील्ड जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डिफरेंट रहेगी, ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है इट विल बी डिफरेंट, ठीक है, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अलग होगी, 6 में अलग होगी, एंड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्योंकि लीगेंड अलग अलग होंगे हमारे पास तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास वेरी करेगी। अब लास्ट में है, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपके पास क्या नहीं बताया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसको हम यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कलर नहीं बताया है, कलर भी हम यहीं से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कलर एंड स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहीं से एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। मैं एक बार फिर से इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। एक बार आप इस थ्योरी को यहाँ पे अच्छे से समझ लो, दोबारा आपको कभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार इस थ्योरी को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो कि क्या बोल रहा हूँ मैं और क्या हो रहा है आपके पास। तो देखो पहले 2 पॉइंट तो आपके ऐसे ही हैं नॉर्मल से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि लीगेंड जो है उनको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं, ठीक है, लीगेंड्स आर योर पॉइंट चार्जेस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या आएगा कि लीगेंड्स जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं। सेकंड पॉइंट, बॉन्ड कैसा है, अब यहाँ पे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड है, 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा, नो कोवलेंट करैक्टर, जो कि आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है आपके पास, तो उसको भूल जाओ। बॉन्ड कैसा है यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड है, ऐसा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने वो आपके पास बोला, ठीक है। थर्ड जो आपका पॉइंट रहेगा कि जब भी लीगेंड मेटल के पास जो आएगा, ठीक है, उसको सराउंड करेगा, उसको घेरेगा, तो लीगेंड जो होंगे ना वो एक फील्ड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको इन्फ्लुएंस कर रही है, मेटल को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिस्टल ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो मेटल के डी ऑर्बिटल को जो है वो अफेक्ट कर रही है। तो क्यों किया इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो है ना शेप्स, वो शेप्स जो है सभी की अलग अलग है। 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस होती हैं, ठीक है, बाकी 3 वो होते हैं जिनकी लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, मतलब प्लेन्स में लाई करती है, ठीक है। तो अब हमारे पास हुआ क्या, अगर मेरे पास कोई भी मेटल आयन, अगर मेरे पास फ्री मेटल आयन होगा, मतलब कोई भी लीगेंड नहीं है, ठीक है, तो 5 डी ऑर्बिटल्स जो मेरे पास होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन सबकी एनर्जी एक जैसी है, ठीक है, कोई लीगेंड नहीं है, कोई फील्ड जनरेट नहीं हुई, जो हमारे डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी अफेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो, सबकी एनर्जी बराबर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालना चाहूँ तो 5 में किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब लीगेंड आपके पास मेटल को अप्रोच करेंगे तो एक फील्ड जनरेट होगी, अब एनर्जी जो है आपके पास इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन अगर आपके सारे के सारे लीगेंड जो है वो बराबर डिस्टेंस से मेटल की ओर आते हैं, ठीक है, सभी मेटल से बराबर डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन तो होगी। रिपल्शन किसके बीच में हो रही है, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन तो होगी, एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी सभी की बराबर ही बढ़ेगी। तो अभी भी पाँचों के पाँचों डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके पास डी जनरेट ही रहेंगे। लेकिन अब आप सभी को पता ही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 के जो डी ऑर्बिटल्स हैं ना, 5 के डी ऑर्बिटल्स हमारे 5 के 5 ये इनकी जो है आपके पास इसमें शेप्स अलग अलग हैं, 2 अलोंग द एक्सिस हैं, 3 इन बिटवीन द एक्सिस हैं। तो जो ऑर्बिटल्स हमारे पास, जब हमारे पास लीगेंड मेटल की ओर जाएगा तो जो ऑर्बिटल्स जो हैं वो लीगेंड की डायरेक्शन में होंगे, उनमें हमारे पास ज़्यादा रिपल्शन होगी, उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे पास ऑर्बिटल्स जो है वो लीगेंड से परे होंगे, उनमें रिपल्शन कम रहेगी और वो उनकी एनर्जी जो आपके पास कम बढ़ेगी, ठीक है। तो यही आपके पास ये जो एनर्जी कम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो यही जो कन्वर्जन है 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीगेंड, इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और लास्ट में
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ अलग अलग वेरी करेगी। डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब लिगेंड कैसा है वहाँ पे अलग अलग होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट करें, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये थ्योरी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ही इजी थ्योरी है, और बीइंग एज केमिस्ट्री स्टूडेंट अगर आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझनी है तो आपको ये थ्योरी जो है वो अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।